देखो, आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो पूरी 10th क्लास की हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, अगर सब चैप्टर को उठा लो ना तो इस चैप्टर का वजन उन सब चैप्टर के बराबर है। में एक कहानी है, आप मायने नहीं रखता कि आपने अभी तक की हिस्ट्री में क्या पढ़ा, मायने ये नहीं रखता कि आप इतिहास के बारे में कितना जानते हो, मायने ये नहीं रखता कि आपने 9th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ा, ये भी मायने नहीं रखेगा कि 10th क्लास में आप जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हो आपने पहला चैप्टर यूरोपियन रिवॉल्यूशन पढ़ा, नेशनलिज्म पढ़ा और डायरेक्ट आप कनेक्ट करोगे इंडियन नेशनलिज्म को, आप डायरेक्ट टच करने वाले हो भारतीय राष्ट्रवाद को। तो ये चैप्टर अपने आप में एक महान चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर की जो गाथा है ना, इस चैप्टर की जो कहानी है वो बड़ी मोटिवेशनल है, वो बड़ी स्ट्रगलिंग है, वो बड़ी संघर्ष के साथ वाली कहानी है। इस चैप्टर की जो कहानी है ना, वो कहानी है आज़ादी की, वो कहानी है बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई की, वो कहानी है महिलाओं के द्वारा किए गए समर्पण की। दरवाजा खोलो। तो इस चैप्टर में आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में आप वो सारी चीज़ें पढ़ोगे जो भारत की आज़ादी के समय पर टकराई थी। चाहे गांधी जी ने कोई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, चाहे उनके सामने एक वायलेंट ग्रुप आके खड़ा हुआ, चाहे अंग्रेजों का सपोर्ट गांधी जी को था या नहीं था। अगर गांधी जी को अंग्रेजों का सपोर्ट था तो उन्होंने भारतीय जनता का सपोर्ट कैसे जीता। अगर गांधी जी को अंग्रेज शुरुआत में पसंद करते थे तो गांधी जी ने ऐसे क्या काम किए जिसकी वजह से गांधी जी पूरे इंडिया के सबसे बड़े लीडर उभर के आए। एकमात्र ऐसे पुरुष जिनके बारे में आइंस्टीन ने भी तारीफ करी थी। तो गांधी जी कभी गलत नहीं हो सकते, उनके पास में जन सैलाब था। तो उनके पीछे अगर करोड़ों की जनसंख्या थी तो वो क्या बेवकूफ़ थी? जो आज का तंत्र बोलता है गांधी जी को लेके, आजकल कुछ चलता है ना आइडियोलॉजी की, तुम गांधीवादी विचारधारा के हो, गांधी जी ने तो देश का बंटवारा करा दिया या गांधी जी ने ये कर दिया। आप गांधी जी जितने बड़े लीडर बन के दिखाओ पहले, फिर बोलना ना। मतलब उस बंदे की वजह से अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे, ये असलियत है तो है। हालांकि क्या मैं ये कह के उन लोगों की पावर या उन लोगों की शहादत को कम कर रहा हूँ जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी? नहीं, वो भी अपनी जगह पर सही थे, वो भी अपनी जगह पर सही थे। भगत सिंह भी अपनी जगह सही होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी जगह सही थे, सुभाष चंद्र बोस भी अपनी जगह सही थे और भीमराव अंबेडकर भी अपनी जगह सही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अपनी जगह सही थे, जवाहरलाल नेहरू भी अपनी जगह सही थे, लाला लाजपत राय भी अपनी जगह सही थे, तो बाल गंगाधर तिलक भी अपनी जगह सही थे। सारे नेताओं का कुछ ऐसा रोल रहा जिसने भारत की आज़ादी को मिला के अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। उन सब में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन जो थे वो गांधी जी थे। तो इस चैप्टर में आप कुछ चीज़ें मिस करोगे। आप मिस करोगे उन लोगों की शहादत जो शहीद हो गए जंग लड़ते हुए, उन लोगों की क्रांतियाँ जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि को प्रमोट किया। इसका मतलब इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ोगे, वो है महात्मा गांधी जी। और आज़ादी की लड़ाई उन्हीं के आसपास घूमती है, आज़ादी का संघर्ष उन्हीं के आसपास घूमता है। आज़ादी की कंसल्टेंसी, एक काउंसलिंग उन्हीं के आसपास घूमती है। अंग्रेजों ने गांधी जी के कहने पे क्या किया क्या नहीं किया ये मायने नहीं रखता। भारत के लोगों ने गांधी जी के कहने पर आंदोलन किए थे, ये बात सच है। चैप्टर कठिन नहीं है, इसको समझना आसान होना चाहिए।
आप जब ये समझ जाओगे ना, आप बोलोगे भैया इतिहास में वो ही चीज़ समझ में आ गई ना जो समझना हर बच्चे को आना चाहिए। कुछ भी नहीं चैप्टर में, 20 डेट याद करनी है, 3 मोमेंट्स याद करने हैं, 3 लोकल मोमेंट्स याद करने हैं, कुछ लीडर के नाम याद करने हैं। तो क्या नेशनलिज्म इन यूरोप जैसा निपटाएंगे इसको? उस चैप्टर में ही बहुत मेहनत करी ना अपन ने, तो सोचो नेशनलिज्म इंडिया में कितनी मेहनत करेंगे। ये चैप्टर एक कहानी है, ये चैप्टर एक दौर है, एक दौर के बारे में पढ़ेंगे। वो दौर कौन सा? गांधी जी का दौर। जो गांधी जी ने भारत में किया वो पढ़ेंगे। फिर एक सवाल कभी कभी दिमाग में मेरे भी आता है, और एज अ टीचर कभी आ रहा है दिमाग में, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब में गलत लिखा है, लेकिन लिखा गया है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्या यूरोप में जो हुआ वो यही नेशनलिज्म था? क्या यूरोप के सारे देश गुलाम थे? गुलाम थे कौन? अपन। लेकिन इस चैप्टर को रिस्पेक्टेबल बनाने के लिए शायद तक नाम दिया गया हो नेशनलिज्म इन इंडिया। क्योंकि अगर लिख देते स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिसका मतलब है संघर्ष आज़ादी के लिए किया गया, लेकिन ये उन बड़े फ्रीडम फाइटर्स की बलिदान को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, भारत के लोगों के अंदर भी तो आया था, भारत को आज़ाद कराना, ये भी तो राष्ट्रवाद है। लेकिन ये राष्ट्रवाद क्या यूरोप के राष्ट्रवाद के बराबर हो सकता है? उनका राष्ट्रवाद अपने यहाँ के राष्ट्रवाद से अलग है। उनका नेशनलिज्म इंडिया के लोगों के नेशनलिज्म से बहुत परे है, अलग है। यहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वहाँ के लोगों ने खुद का देश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ के लोगों ने गुलामी को ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, वहाँ के लोगों ने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ के लोगों ने अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, वहाँ के लोगों ने सरकार तो थी, उन सरकारों से अधिकार मांगने के लिए लड़ाई लड़ी। अपन कितना पीछे है कि अपन तो पहले सरकार तो बनाए, तब तो अपना अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और उधर सरकार तो है, लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं? अधिकारों के लिए। अंतर समझ में आया? वो अपन से एक कदम आगे, क्योंकि अपने ऊपर राज कौन कर रहे थे? वही कर रहे थे। समझ में आया? तो नेशनलिज्म इन इंडिया की जो कहानी है ना, वो पूरी कहानी गांधी जी के आसपास घूमेगी, और वो पूरी कहानी घूमेगी गांधी जी के द्वारा किए गए सारे कार्यों के आसपास। उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़ते चले गए। आपने हमेशा पढ़ा ना यूरोपियन रिवॉल्यूशन में कि रेडिकल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। हर कोई शहादत देने के लिए हमेशा खड़े नहीं हो सकता। वो लिबरल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। गांधी जी किस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किए थे? थोड़ी बहुत लिबरल पॉलिसी को, कि चेंज लाओ धीरे धीरे। तो ये रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव जो अपन ने यूरोपियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा ना, ये तो समाज में आपको दुनिया के हर समाज में देखने को मिलेंगे। अभी भी कई लोग क्रांतिकारी हैं तो वो रेडिकल्स कहलाएंगे, पुरानी सोच वाले कंजर्वेटिव्स कहलाएंगे, स्लो चेंज वाले लिबरल्स कहलाएंगे। हालांकि लिबरल्स की थॉट प्रोसेस अब चेंज हो गई है, वो महिलाओं को सपोर्ट करने लगे हैं। कंजर्वेटिव्स भी अब थोड़ा सा महिलाओं को सपोर्ट करने लगे हैं। समझ में आया आपको? तो नेशनलिज्म इन इंडिया में अपन ये सारी कहानियां पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट तो मैंने किया ही नहीं है। मैं तो अभी आपको चैप्टर का क्या बता रहा हूँ? बेस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? बेस बता रहा हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट करके खत्म करने में वक्त नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फिक्स है। फिक्स है मतलब फिक्स है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आए, क्विट इंडिया मूवमेंट आए, या रॉलेट एक्ट आए, या चंपारण सत्याग्रह आए, वही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर सॉल्ट मार्च आए, गांधी इरविन पैक्ट आए, बहुत सारी चीज़ें। बाकियों की बलिदानी 11-12 में पढ़ते हैं, 12th की हिस्ट्री में। और अगर डेप्थ में पढ़ना है तो फिर और दूसरी रेफरेंस बुक में जो इतिहास के बारे में बताती है ना, उन बुक्स में। समझ में आया? अब इसके बाद में और चीजें पूछता हूँ। क्या भैया सिर्फ गांधी ही थे जिन्होंने
आज़ादी के लिए तलवार उठाई या फिर ऐलान किया? क्या इसके पहले कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ? हुआ, संघर्ष हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल हुआ था जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी क्रांति हुई थी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। वो क्रांति का मैं एग्जांपल देता हूँ। खूब लड़ी मर्दानी हो तो 1857 की क्रांति। एक ट्रायल पहले ही हो चुका है। वो कब हुआ था? 1857 का रिवॉल्ट। और पता है इतना धोया था ना अंग्रेजों को, इतना धोया था अंग्रेजों को 1857 के रिवॉल्ट में। अब बात नहीं मानोगे, तड़प गए थे वो। एक एक लोकल लीडर ने इतना धोया और सैनिकों ने उनके, क्योंकि इन्होंने अति कर दी थी अंग्रेजों ने। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी भारत। फिर यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट रूल करने आ गई। खैर तुम्हारे लिए इतना काफी। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ ना, उस रिवॉल्ट ने लोगों के अंदर एक चीज तो बता दी। सोचो, अंग्रेज भारत के लोगों से लड़ाई लड़ रहा है कि हमें भारत पर रूल करना है। तो भारत के लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कि लड़के अपने ऊपर रूल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये अपना शोषण करना चाहते हैं। शोषण तो कर ही रहे थे, शोषण तो कर ही रहे थे। नहीं तो भारत जैसा देश दुनिया में कहाँ मिलता है इनको? पूरी दुनिया में भारत जैसा देश कहीं था उस समय पर? सोने की चिड़िया अपन किस में थे? प्रोडक्शन में। अपने यहाँ पे बीज बो दो, खेती आपको 10 गुना ज्यादा अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू दूसरे रीजन। तो अंग्रेजों को तो ये चाहिए था ना, उनको तो प्रोडक्ट चाहिए खाने के लिए, कॉटन चाहिए, इंडिगो चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, कॉटन चाहिए। भाई पूरी दुनिया में कपड़ा बेचेगा बना के, वो कहाँ से आएगा? भारत से आएगा। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और उतनी ही प्यारी भी है। और सारी चीजें फ्लुएंटली याद होते चलेगी। कोई भी चीज पता है, नोट्स याद रखना, नोट्स अपनी लैंग्वेज में लिखते चलेंगे। कोई डाउट आएगा हमसे पूछेंगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, वजन है इस चैप्टर, वजन वाली चीजें डाइजेस्ट करने में मेहनत लगती है। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति ने भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दी कि आप अगर जब तक खुद के लिए लड़ोगे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। और ये हिंदुस्तान का इतिहास कहता है, कभी भी खुद के लिए तो जीना ही मत। नहीं तो आप हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ सकते। आज नहीं तो कल तुम्हारा सर्वनाश तय है। अगर आप खुद के लिए सर्वाइव करना चाहते हो ना, मतलब आप हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एक समाजवादी देश है, एक समाज परक देश है, एक सोशलिस्ट कंट्री कंप्लीट, जहाँ पे समाज को आगे बढ़ाया जाता है, ना कि एक इंसान को। यहाँ सामाजिक विकास की बात होती है, व्यक्तिगत विकास की बात नहीं होती। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, अंग्रेजों को खूब धोया था, फिर भी क्यों हार गए थे? कुछ कमी थी 1857 की। हार की वजह ये थी कि अपने यहाँ पर लीडरशिप ही नहीं थी अच्छी। लीडरशिप होना चाहिए ना। अब झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो सिर्फ झांसी के लिए लड़ रही थी, ना कि हिंदुस्तान के लिए। बहादुर शाह जफर जो था, वो सिर्फ दिल्ली में लाल किले की गद्दी के लिए लड़ रहा था, आखिरी मुगल शासक। मुगलों की ताकत कितनी थी? अंग्रेजों ने मुगलों की ताकत इतनी कम कर दी कि उसकी ताकत सिर्फ लाल किले तक रह गई थी। एक बार एक केस हुआ लाल किले के बाहर, तो वो मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। तो क्या हुआ कि लोग उसके पास गए, जिनके बीच में लड़ाई चली थी ना, वो लोग उनके पास गए कि आप ये केस सुलझाओ ना, आप राजा हो। तो पता है क्या बोलता है बहादुर शाह जफर? पहले ये बताओ कि ये केस लाल किले के अंदर हुआ कि लाल किले के बाहर हुआ। पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाली मुगल शासक सिर्फ लाल किले तक सीमित रह गई। अंग्रेजों ने इतने पावरफुल और इतने अच्छे तरीके से भारत को बांट दिया। अवध का नवाब अपने लिए लड़ रही है, बेगम हजरत अपने नवाब के लिए लड़ रही है,
उधर बिहार में कुंवर चैन सिंह बिहार के लिए लड़ रहे हैं, तो सब अपने लिए लड़ेंगे। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, इनसे एक साथ नहीं लड़े, पहले बिहार को जाके हराया, फिर दिल्ली को हराया, फिर मेरठ को हराया। अगर ये सब एक साथ लड़ते तो अंग्रेज रह पाते भारत में? तो याद रखना, एक साथ लड़ोगे तो ही हिंदुस्तान में सर्वाइव कर पाओगे, या फिर समाज के लिए लड़ोगे तो ही सर्वाइव कर पाओगे। हर वो नेता को अच्छे से पढ़ा जाता है जो समाज के लिए लड़ा, समझे बात को। और बहादुर शाह जफर जब यहाँ से गया ना, शायर था, तो क्या लिखा बताया उसने, सोचो कितनी बड़ी सोचने वाली बात है। मुगल शासक था, उसने लिखा कि उसको भेज दिया गया था म्यांमार के रंगून में, म्यांमार के रंगून में उसको भेज दिया गया, और वहाँ पे काल कोठरी में फिर उसको वहाँ पे दफना दिया गया, मतलब मर गया था तो उसकी कब्र वहीं है म्यांमार में, बहादुर शाह जफर की। तो वो ये भी बोलता है, उसकी कब्र पे लिखा हुआ भी है कि तू इतना बदकिस्मत था जफर कि तेरे को हिंदुस्तान में 2 बालिश जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। ये होती ताकत। अंग्रेजों ने बताया कि ताकत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। आप ताकतवर बन के ही शोषण कर सकते हो, कमजोर रह के आप बड़ी बातें करोगे ना, लोग हंसते हुए जाएंगे आपके पास से। ताकतवर रह के बोलो कि ये सोने की चिड़िया है, लोग मानेंगे आपकी बात। मरना थोड़ी है, ताकतवर रह के बोलना है। और ताकतवर ऐसे नहीं बना जाता है, उसमें वक्त लगता है, तपस्या करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, कभी कभी हार भी देखने को मिलती है, कभी कभी निराशा भी होती है, कभी कभी बीमार भी होगी, कभी कभी तबीयत भी खराब होगी। संघर्ष की कहानी है। नहीं तो अपन तो अभी आजाद हो जाते हैं। क्यों आजाद नहीं है, देख लिया, लीडरशिप की कमी थी और देशभक्ति की भावना थी ही नहीं। जब तक देशभक्ति की भावना नहीं आएगी आप खुल के लड़ पाओगे नहीं। सब अपने लोकल फेवर के लिए लड़ रहे थे, लोकल प्रॉफिट के लिए लड़ रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं था भाई।